नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जिसने 20 साल पहले आम आदमी को सत्ता के दरवाजे पर सवाल पूछने का हक दिया था, और ये है सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट। इस साल 12 अक्टूबर को 20 साल हो चुके हैं इस एक्ट को, लेकिन अभी इसका जिक्र क्यों? इसलिए क्योंकि ये हमारे बीच अब कई सवालों के साथ सामने है। सतर्क नागरिक संगठन की ताजा रिपोर्ट बताती है कि देश भर के 29 सूचना आयोगों में 4 लाख से ज्यादा अपीलें लंबित है। कुछ राज्यों में फैसला आने में 29 साल लग सकते हैं। ऐसे में पारदर्शिता का हथियार कहा जाने वाला आरटीआई क्या अब खुद कमजोर पड़ गया है? और ऐसा है तो आखिर क्यों? चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। आरटीआई की कहानी शुरू होती है 90 के दशक से, जब राजस्थान के देवड़ा गांव में मजदूर किसान शक्ति संगठन के कार्यकर्ता विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार से तंग आ चुके थे। पानी, सड़क, स्कूल, सबके नाम पर पैसे तो खर्च हो रहे थे, लेकिन काम नाम मात्र का था। तब इन्होंने लोक अदालतें शुरू की, जहां सरकारी फाइलें खोलकर सवाल किए। मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS के कार्यकर्ता अरुणा रॉय, निखिल देव सड़कों पर उतर आए। फिर नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर उछाला, जिसमें माजीदर पाड़ा जैसे दिग्गजों का योगदान अहम था। गांव वालों, मीडिया और सिविल सोसाइटी का जबरदस्त सपोर्ट मिला। नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। फिर आया 2002 का फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल, लेकिन एक्टिविस्ट ने इसे मजबूत बनाने की मांग की। आखिरकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 लाया गया, एक ऐसा कानून जो नागरिक को सरकारी तंत्र की नसों तक पहुंच देता है। ये यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में आया, लेकिन इसका असली श्रेय जाता है ग्रासरूट्स आंदोलन को। 15 जून 2005 को ये बिल लोकसभा में पास हुआ और राज्यसभा में 25 मई को। उस वक्त के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने बिल पर हस्ताक्षर किए और 12 अक्टूबर 2005 को ये कानून लागू हुआ। ये सिर्फ कानून नहीं था, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का व्यवहारिक रूप था, जहां सूचना के बिना कोई सवाल अधूरा है। ये कानून आम नागरिक को सरकारी फाइलों का सच जानने का हथियार देता है और हर साल लगभग 40 से 60 लाख आवेदन आते हैं। शुरुआती सालों में ये चमत्कार साबित हुआ। इसके तहत आदर्श आवास घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, काले धन के खुलासे, ये सब आरटीआई से ही संभव हो पाया। लेकिन सवाल ये है कि इतना पावरफुल कानून अब मात्र 20 साल की युवा उम्र में क्यों हाँफ रहा है? आरटीआई की कानूनी प्रक्रिया सरल लेकिन सख्त चेन रिएक्शन जैसी है, जहां हर कदम पर समयबद्ध जवाबदेही है। आप सरकारी विभाग, मंत्रालय या पब्लिक फंड वाली संस्था से सूचना मांगते हैं तो हर ऑफिस का पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी PIO 30 दिनों में जवाब देगा, और अगर कोई ये मामला जीवन स्वतंत्रता से जुड़ा हो तो 48 घंटे के अंदर। फीस मात्र 10 रुपए और BPL के लिए तो फ्री है। जवाब न मिले या गलत लगे तो पहले अपील PIO के सीनियर यानी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को 30 से 45 दिनों में, और दूसरे और आखिरी अपील केंद्रीय सूचना आयोग CIC या राज्य सूचना आयोग SIC के पास। ये आयोग आरटीआई के फाइनल बॉस है, जहां अपील फ्री है और सुनवाई आम तौर पर 6 महीने में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2019 के अपने ऐतिहासिक फैसले में अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघ में स्पष्ट कहा कि ये आयोग आरटीआई एक्ट की रीढ़ है, बिना इनके पूरा सिस्टम निष्क्रिय हो जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोगों में आयुक्तों की संख्या वर्कलोड के आधार पर तय होनी चाहिए और वैकेंसीज भरना चाहिए। ये सरकार की बाध्यता है, वरना आरटीआई का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। लेकिन इस कानून की धारा 8 कहती है कि मामला नेशनल सिक्योरिटी, विदेशी संबंधी, प्राइवेसी या व्यापारिक गोपनीयता जैसे विषय हों तो कुछ सूचनाएं छिपाई जा सकती हैं। मगर ये छूट बिल्कुल मनमानी नहीं, जनहित साबित होने पर ओवरराइड भी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार चेताया है, आरटीआई बिना सूचना आयोगों के एक सफेद हाथी मात्र है, दिखने में भव्य लेकिन काम का नहीं। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि इतना मजबूत ढांचा 20 साल बाद क्यों हाशिए पर सरक गया?
पहले दशक की बात करें यानी 2005 से 2015 तक, तो इसने आम आदमी को बड़ी ताकत दी थी। एक साधारण नागरिक बिना कोर्ट कचहरी के सरकारी फाइलें खोलकर भ्रष्टाचार उजागर कर सकता था। उदाहरण के लिए बिहार के एक्टिविस्ट अफरोज आलम साहिल ने हेल्थ मिनिस्ट्री से आरटीआई के जरिए दवाओं की प्राइसिंग डेटा मांगा। नतीजा, 6 लाख से ज्यादा आरटीआई आवेदनों ने 315 से अधिक जरूरी दवाओं की कीमतों में 70% तक कटौती कराई और ये आवेदन लाखों गरीबों के लिए जीवन रक्षक साबित हुआ। इसी तरह सांसदों के लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड्स की ट्रैकिंग से अरबों के गबन पकड़े गए और सोशल ऑडिट्स ने मनरेगा जैसे स्कीम्स को पारदर्शी बनाया। ये वो दौर था जब आरटीआई ने खोजी पत्रकारिता को नई जान दी। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, आदर्श हाउसिंग स्कैम, काले धन के राज, सब आरटीआई की बदौलत पकड़े गए। लेकिन जैसा कि अक्सर देखा गया है, सफलता ही सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। यूपीए के आखिरी सालों में 2013-14 के आसपास संसद में सांसदों ने प्रोफेशनल आरटीआई एक्टिविस्ट का शोर मचाया। उनका तर्क था कि ये एक्टिविस्ट छोटी मोटी बातों पर सवालों की बाढ़ ला रहे हैं और सिस्टम पर बोझ बन रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये बोझ निहित स्वार्थों को चुभ रहा था। उसी साल सीआईसी का एक ऐतिहासिक फैसला आया। 6 बड़े राजनीतिक दलों कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआईएम, सीपीआई, एनसीपी और बीएसपी को पब्लिक अथॉरिटी घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि ये दल सरकारी फंड्स, ऑफिस स्पेस और सुविधाओं पर निर्भर हैं, तो जवाबदेह क्यों ना हो। इस फैसले से हड़कंप मच गया। दल एकजुट हो गए, फैसले को नजरअंदाज कर दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट में लटक गया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां आरटीआई ने पावर स्ट्रक्चर को चुनौती दी और जवाब में सिस्टम ने बैकफायर किया। इस मामले में तकरीबन सारे दल एक पाले में हैं। फिर आया 2014 का एनडीए दौर। शुरुआत में वादे अच्छे दिन लाने के और पारदर्शिता वाले शासन के, लेकिन 2019 के आरटीआई अमेंडमेंट ने सब उलट-पुलट कर दिया। मुख्य बदलाव था सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 साल से घटाकर सरकार की मर्जी पर 3 साल और सैलरी सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेवल से गिराकर सीनियर सेक्रेटरी के बराबर कर दी गई। नतीजा, आयोगों की स्वतंत्रता खत्म, गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ा। आयुक्त अब सरकारी पसंद के सेवानिवृत्त अफसर बनाए जाने लगे, जो सिस्टम के खिलाफ बोलने से हिचकते नजर आए। जानकारों का कहना है कि इस बदलाव ने आरटीआई को कुर्सी की राजनीति का शिकार बना दिया। फिर 2023 का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी डीपीडीपी एक्ट लाया गया, जो सबसे बड़ा झटका था। इसने आरटीआई में ब्रॉड एग्जेम्पशन यानी व्यापक छूट जोड़ दिया, जिसमें पर्सनल डेटा पर लगभग पूरी छूट और जनहित क्लॉज को हटा दिया गया। इस बदलाव का असर ये हुआ कि अब अफसरों की प्रॉपर्टी डिटेल्स, रिक्रूटमेंट स्कैंडल्स या फर्जी सर्टिफिकेट्स जैसे वैध सवाल प्राइवेसी के नाम पर दबाए जा सकते हैं। बीसीसीआई जैसी अमीर बॉडीज जो सरकारी स्टेडियम्स यूज करती हैं, या इलेक्शन कमीशन जो वोटर का डेटा तो मांगता है लेकिन अपनी जानकारी नहीं देता, ये सब खुद को आरटीआई के दायरे से बाहर रख लेते हैं। और जमीनी हकीकत तो और खराब है। जागरूकता का अभाव इसे हाशिए पर ले जाने की ओर धकेल रहा है। लोक नीति सीएसडीएस जैसे सर्वे बताते हैं कि ग्रामीण भारत में सिर्फ 10 से 15% लोग ही आरटीआई के बारे में जानते हैं और शहरों में तो ये महज 30% है। ऊपर से जो आरटीआई एक्टिविस्ट कार्य कर रहे थे, उन पर हमले किए गए। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से अब तक 70 से ज्यादा आरटीआई यूजर्स की हत्या हो चुकी है और 300 से अधिक पर हमले या धमकियों का खतरा है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल कि ये क्यों हाशिए पर सरका? क्योंकि आरटीआई पावर स्ट्रक्चर को चुभा। निहित स्वार्थों ने इसे कमजोर करने के लिए सब कुछ आजमाया, जैसे अमेंडमेंट्स, वैकेंसीज और पोल खुल जाने का डर। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई। अब सुनिए कि आयोगों की ये बदहाली कैसे आरटीआई को बेकार बना रही है। वो आंकड़े जो बताते हैं कि आरटीआई सिर्फ कागजों पर सांस ले रहा है। सतर्क नागरिक संगठन यानी एसएनएस की ताजा रिपोर्ट कार्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन इन इंडिया 2024-25 ये आईना दिखाती हैं। इसमें 29 आयोगों जिसमें सीआईसी और 28 एसआईसी है, इनका एनालिसिस है। कुल 4.13 लाख से ज्यादा अपीलें और शिकायतें लंबित हैं। जुलाई 2024 से जून 2025 तक 2.41 लाख नए केस आए, लेकिन सिर्फ 1.82 लाख का निपटारा हुआ।
बैकलॉग बढ़ा न कि कम हुआ। मासिक डिस्पोजल रेट से अनुमान लगाएं कि तेलंगाना एसआईसी में 1 जुलाई 2025 केस का फैसला होगा 2054 में, यानी 29 साल का इंतजार। त्रिपुरा 23 साल, छत्तीसगढ़ 11 साल, मध्य प्रदेश और पंजाब 7 साल और तो कुल 18 आयोगों में एक अपील के लिए 1 साल से ज्यादा समय लगेगा। ये देरी आरटीआई के मूल मकसद त्वरित पारदर्शिता को मार डाल रही है, खासकर हाशिए के लोगों के लिए जो सरकारी योजनाओं पर निर्भर है। केंद्रीय सूचना आयोग की हालत तो और भी खराब है। 13 सितंबर 2025 को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हीरालाल सांभरिया का टर्म खत्म हो गया और अब ये आयोग बिना अध्यक्ष के चल रहा है। ये 11 में से 8 बार हुआ है कि वैकेंसी खाली है और अभी 2 आयुक्तों के सहारे ये आयोग चल रहा है। जून 2025 में 24,102 केसेस पेंडिंग, सितंबर तक 26,800 केस पेंडिंग। जुलाई 2024 से अक्टूबर 2025 तक 6 आयोग पूरी तरह निष्क्रिय रहे क्योंकि सभी पद खाली थे। झारखंड का आयोग तो 5 साल से बंद है। दूसरी तरफ दंड का तो सवाल ही नहीं। रिपोर्ट कहती है 98% संभावित केसेस में पीआईओ पर 0 पेनल्टी यानी फ्री पास मिला हुआ है। सीआईसी ने 42% अपीलें बिना सुनवाई के लौटा दी और 96% अपीलेंट्स ने निराश होकर दोबारा फाइल ही नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार नाराजगी जताई। वैकेंसीज न भरना आरटीआई को सफेद हाथी बना रहा, लेकिन सरकारें चुप रही। महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक जैसे राज्य आगे हैं, लेकिन ओवरऑल क्राइसिस ही है। पारदर्शिता के पहरेदार खुद जवाबदेह नहीं। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं आरटीआई खतरे में है। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार और आरटीआई विशेषज्ञ श्यामलाल यादव से भी हमने बात की। उन्होंने कहा, शुरुआती वर्षों में सरकारी मशीनरी पर सूचना देने का मनोवैज्ञानिक दबाव था, लेकिन बाद के वर्षों में धीरे धीरे सरकारी मशीनरी अपने पुराने ढर्रे पर काम करने लगी और सूचना देने से बचने लगी, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि सूचना न देने पर उनका कोई नुकसान नहीं होगा। अधिकारी सोचने लगे कि बहुत से उलझुल बातें लोग पूछ रहे हैं और उनका अनावश्यक समय जा रहा है। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद फाइलिंग आसान हुई है और पोर्टल भी बना दिया गया है, लेकिन अब सरकारी मशीनरी आरटीआई के प्रति इतनी कठोर हो गई है कि जवाब तो मिल रहा है, लेकिन वो सूचना नहीं जिसके लिए आरटीआई लगाई गई है। जिस भी आरटीआई आवेदन से सरकारें असहज होती हैं, उसका जवाब नहीं मिलता। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, जो आरटीआई के जरिए राजनीति में आए, उनके सीएम रहते समय भी काफी आरटीआई मैंने और अनेक लोग लगाते रहे हैं, लेकिन सूचनाओं का जवाब नहीं मिला। और ये केवल एक राज्य का हाल नहीं है, ऐसा हाल केंद्र और अन्य राज्यों का भी है। चाहे जिस भी पार्टी की सरकार आती है, उन्हें लगता है कि आरटीआई के जरिए दबाव बनाया जाता है, इसलिए अब सरकारी तंत्र ने जवाब देना लगभग बंद कर दिया है। सरकारी मशीनरी का प्रशिक्षण मूलतः सूचना छिपाने का रहता है, इसलिए आरटीआई कानून उन्हें बाधक लगता है। कमाल की बात यह है कि कोई भी नेता मौखिक रूप से इसका विरोध नहीं करता, लेकिन पावर में बैठे लोग धीरे धीरे इसे चुपचाप कमजोर करते रहे हैं और सूचनाएं नहीं देने देते। अभी इस दिशा में कार्य करना होगा कि देश का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जैसे पत्रकार, टीचर, प्रोफेसर, वे खुद भी आरटीआई नहीं लगाते हैं। लेकिन अब लोगों को अधिक से अधिक सूचनाएं मांगनी होगी, क्योंकि आरटीआई कमजोर हो रहा है। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा। कानून है और इसका उपयोग करते रहना होगा। इसका उपयोग न करके हम इसके विरोधियों को ही ताकत देंगे। इसलिए अधिक से अधिक आरटीआई लगाएं जनहित की सूचनाओं के लिए। बहरहाल आरटीआई के 20 साल भारतीय लोकतंत्र की एक जीत है। वो जीत जहां आम आदमी ने सत्ता से सवाल पूछना सीखा, लेकिन ये चेतावनी भी है। खाली पद, संशोधन, लंबित मामले और सवाल पूछने वालों पर हमलों से ये कानून धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। एसएनएस रिपोर्ट की सिफारिशें साफ है। वैकेंसीज तुरंत भरे, डिजिटल सिस्टम को मजबूत करे, अपील निपटान के लिए सख्त टाइमलाइन सेट करे, लेकिन एक्शन कब लिया जाएगा ये पता नहीं। द लेंस पर पारदर्शिता की ये जंग जारी रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र सूचना के बिना अधूरा है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और क्या आपने आज तक कभी आरटीआई के तहत आवाज उठाई है या आप सवाल करना चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। सच साफ साफ देखते रहने के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करें और हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए विषय के साथ।